हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, वीकली करंट अफेयर की देखिए सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 24 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। देखिए, वीकली करंट अफेयर की जो हमारी क्लास होती है ये एक प्रकार की रिवीजन क्लास होती है। आप चैनल के ऊपर देखिए फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर को स्टडी करते हैं, वीकली करंट अफेयर को स्टडी करते हैं, मंथली करंट अफेयर को। वीकली करंट अफेयर देखिए हमारा रिवीजन पार्ट होता है जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके हम सभी करंट अफेयर को कवर करते हैं। तो देखिए, पहला करंट अफेयर है हमारा, देश की पहली वाटर मेट्रो का उद्घाटन कहाँ पर किया गया। तो फ्रेंड्स देखिए, हाल ही में अभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली देखिए वाटर मेट्रो सर्विस का उद्घाटन जो है वो कोच्चि में किया है। ये जो वाटर मेट्रो सर्विस है ये देखिए कोच्चि और उसके आसपास के 10 द्वीपों को जोड़ने का काम करेगी। इस प्रोजेक्ट को केरल के लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पर देखा जा रहा है। वाटर मेट्रो सर्विस के लिए हाइब्रिड बोट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। इस देश की पहली वाटर मेट्रो सर्विस में 78 इलेक्ट्रिक बोट्स का उपयोग किया जाएगा, जिसमें से शुरुआती तौर पर 23 बोट्स की शुरुआत हुई है। एक मेट्रो बोट में लगभग 50 से 100 यात्री जो है वो सफ़र कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, देश की देखिए पहली वाटर मेट्रो का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? कोच्चि में किया गया। देखिए, अगला क्वेश्चन आता है, गंगा पुष्करालु त्योहार का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, भारत में देखिए गंगा पुष्करालु त्योहार का आयोजन जो है ये कहाँ पर किया जा रहा है? वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। भारत में मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में हर 12 साल में देखिए एक बार मनाया जाने वाला त्योहार है गंगा पुष्करालु। इस साल देखिए 22 अप्रैल से 3 मई तक वाराणसी में गंगा नदी के किनारे इस त्योहार का आयोजन किया जा रहा है। देखिए, मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि पुष्कर नाम के एक भक्त ने हिंदू देवता शिव द्वारा देखिए पवित्र नदियों को शुद्ध करने के लिए शक्ति प्राप्त की थी। उसके बाद उसने 12 पवित्र नदियों में प्रवेश किया। कौन कौन सी नदियां थी वो? गंगा, नर्मदा, सरस्वती, यमुना, गोदावरी, कृष्णा जैसी नदियां जो है उसमें शामिल हैं। गंगा पुष्करालु त्योहार के दौरान लोग जो है वो खुद को पापों से मुक्त करने और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए गंगा नदी में डुबकी लगाते हैं। पूर्वजों से संबंधित देखिए अनुष्ठान करते हैं। पूजा पाठ को करने के लिए गंगा नदी पुष्करालु को बहुत ही शुभ समय माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, गंगा पुष्करालु त्योहार का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? वाराणसी में किया जा रहा है। वर्ल्ड बैंक्स लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो फ्रेंड्स देखिए, कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 38वां स्थान जो है वो भारत को दिया गया है। भारत ने वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में अपनी रैंकिंग में देखिए 6 स्थानों का सुधार किया है 2018 की अपेक्षा। 2018 में देखिए भारत की रैंक क्या थी? 44 थी। इस वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में देखिए कुल मिलाकर 139 देशों को रैंकिंग दी गई है। इस एलपीआई इंडेक्स को विश्व बैंक द्वारा देखिए बनाया गया है। ये इंडेक्स एक इंटरेक्टिव देखिए बेंचमार्किंग टूल है जो देशों को व्यापार लॉजिस्टिक पर उनके प्रदर्शन में आने वाली चुनौतियों और अवसरों को पहचानने में मदद करता है। ये अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए देखिए क्या कर सकते हैं? ये इंडेक्स जो है, ये टूल जो है उसमें उनकी मदद करता है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड बैंक्स लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत को कौन सी रैंक दी गई है? 38वीं रैंक दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही के दिनों में काफ़ी सुर्खियों में रहा। देश का पहला डिजिटल साइंस पार्क कहाँ पर खोला जाएगा? तो फ्रेंड्स, कहाँ पर खोला जाएगा? केरल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देखिए केरल की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क का शिलान्यास किया। ये परियोजना जो है लगभग देखिए 1500 करोड़ रुपए की है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में देश का पहला डिजिटल साइंस पार्क जो है वो खोला जाएगा। इस डिजिटल साइंस पार्क में देखिए 2 लाख वर्ग फुट के क्षेत्रफल के साथ 2 भवन जो है वो स्थापित किए जाएंगे। ध्यान रखिएगा, देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? केरल के तिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 68वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया? तो फ्रेंड्स, हाल ही में देखिए अभी 68वें फिल्म फेयर अवार्ड की घोषणा की गई। एक एक करके हम डिटेल में समझ लेते हैं। पहले इस पे भी देखिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। अगर आपने देखिए वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है। फिल्म फेयर अवार्ड 2023 से रिलेटेड आप वो पूरा वीडियो देख सकते हैं। हर एक पॉइंट उसमें अच्छे से कवर किया है। फिर भी हम देखिए जल्दी से एक बार रिविजन कर लेते हैं। 68वें फिल्म फेयर अवार्ड में देखिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है फिल्म गंगूबाई के लिए आलिया भट्ट को। और भी देखिए विजेताओं की बात करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है गंगूबाई को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है राजकुमार राव को, उनकी फिल्म बधाई दो के लिए। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की बात करते हैं तो देखिए फिल्म फेयर अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है प्रेम चोपड़ा को।
सर्वश्रेष्ठ निदेशक मतलब डायरेक्टर की बात करते हैं तो वो अवार्ड दिया गया है संजय लीला भंसाली को उनकी फिल्म गंगूबाई के लिए। बेस्ट प्लेबैक सिंगर की बात करते हैं तो ये अवार्ड दिया गया है देखिए मेल में अरिजीत सिंह को, और अगर हम फीमेल में बात करते हैं तो वो अवार्ड दिया गया है कविता सेठ को। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। फिल्म फेयर अवार्ड की बात करते हैं फ्रेंड्स तो देखिए अंग्रेजी फिल्म पत्रिका द्वारा देखिए हिंदी फिल्म के विभिन्न क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए ये प्रतिवर्ष दिया जाने वाला पुरस्कार है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1954 में देखिए फिल्म फेयर की शुरुआत हुई थी। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है 68वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया? तो किसे दिया गया? आलिया भट्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जल शक्ति मंत्रालय की जल स्रोतों की गणना की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक जल स्रोत हैं? तो फ्रेंड्स जल शक्ति मंत्रालय की देखिए जल स्रोतों की गणना के अनुसार पश्चिम बंगाल राज्य में सर्वाधिक जल के स्रोत हैं, वहीं सिक्किम में देखिए सबसे कम स्रोत हैं। जल स्रोतों की संख्या के मामले में अगर हम देखें देश के शीर्ष 5 राज्यों की बात करें तो वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले नंबर पे पश्चिम बंगाल, दूसरे पे उत्तर प्रदेश, तीसरे पे आंध्र प्रदेश, चौथे पे ओडिशा और पांचवें पे आता है असम। इनके पास देखिए जल स्रोतों का लगभग 63% है। अगर हम बात करते हैं कि भारत के प्रमुख जल का स्रोत क्या है तो वो क्या है फ्रेंड्स? तालाब हैं। तालाब जो है वो लगभग 60% हिस्सा कवर, तालाब जो है वो देखिए 60% हिस्सा कवर करता है। उसके बाद टैंक आते हैं, फिर जलाशय आते हैं, फिर जल संरक्षण योजनाएं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सीक्वेंस भी ध्यान रखिएगा। जल शक्ति मंत्रालय की जल स्रोतों की गणना के रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक जल स्रोत हैं? तो किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूडान में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो फ्रेंड्स उत्तरी अफ्रीका देश सूडान में गृह युद्ध के कारण फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सूडान जो देश है ये उत्तरी पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी क्या है? खार्तूम है। इसके अलावा देखिए भारत सरकार द्वारा कुछ अन्य ऑपरेशन जो अलग अलग समय पर चलाए गए उनको भी आप ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन गंगा जो है ये देखिए यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति ये अफगानिस्तान में तालिबान के हमले के समय देखिए बचाव अभियान था। ऑपरेशन दोस्त की बात करते हैं तो भूकंप प्रभावित देखिए तुर्की और सीरिया में बचाव और राहत सामग्री हेतु चलाया गया था। ऑपरेशन राहत जो है ये 2015 में यमन से भारतीयों की देखिए वापसी के लिए चलाया गया था। तो ये कुछ देखिए प्रमुख ऑपरेशंस हैं जो आपको पता होना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में बांग्लादेश के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पूर्व राष्ट्रपति देखिए अब्दुल हमीद के स्थान पर हाल ही में अभी मोहम्मद शहाबुद्दीन ने देखिए बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। किनका स्थान लिया इन्होंने? अब्दुल हमीद का स्थान लिया है। मोहम्मद शहाबुद्दीन यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। वर्तमान में अगर हम बात करें कि बांग्लादेश की देखिए प्रधानमंत्री कौन है तो शेख हसीना है। देखिए भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनमें पीएम और प्रेसिडेंट का नाम आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अज्ञात शवों के लिए डीएनए डेटाबेस स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश जो है वो अज्ञात शवों के लिए डीएनए डेटाबेस स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। अब तक देखिए अज्ञात शवों के लगभग 150 डीएनए नमूनों के रिकॉर्ड के डेटाबेस को यहाँ पर संग्रहित किया गया है। इन डीएनए डेटाबेस की वजह से देखिए डेटाबेस शवों की पहचान करने में मदद मिलेगी, जिससे परिवारों को देखिए अपने परिजनों की तलाश करने में आने वाली जो मुश्किल होती है उसमें राहत देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा अज्ञात शवों के लिए डीएनए डेटाबेस स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। भारत और किस देश के मध्य कोप इंडिया 2023 द्विपक्षीय हवाई अभ्यास आयोजित किया गया? तो फ्रेंड्स भारत और अमेरिका के मध्य देखिए कोप इंडिया 2023 द्विपक्षीय हवाई अभ्यास जो है वो आयोजित किया गया। ये इस अभ्यास का 6ठा संस्करण था। कहाँ पर आयोजित किया गया? वायुसेना स्टेशन कलाईकुंडा, पानागढ़ और आगरा में देखिए इसका आयोजन किया गया। यह अभ्यास जो है दो सबसे बड़े देखिए लोकतंत्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है भारत और अमेरिका के बीच में। देखिए भारत के कुछ इंपॉर्टेंट और भी अगर युद्ध अभ्यास की बात करें तो डेजर्ट नाइट जो है ये भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित किया जाता है। बोंगो सागर देखिए ये नौसैनिक अभ्यास है जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच में आयोजित किया जाता है। गरुड़ अभ्यास की बात करते हैं तो भारत और फ्रांस के बीच में। हैंड इन हैंड भारत चीन। इंद्र युद्ध अभ्यास संबंधित हैं भारत और रूस से। जिमैक्स भारत और जापान।
सूर्य किरण भारत और नेपाल। वरुण युद्धाभ्यास की बात करते हैं तो फ्रांस और भारत के बीच में। इसी के साथ साथ देखिए सिम्बेक्स का संबंध है भारत और सिंगापुर से। कोंकण युद्धाभ्यास का संबंध है भारत और ब्रिटेन। इंद्रधनुष युद्धाभ्यास का संबंध है भारत और ब्रिटेन से। संप्रीति भारत और बांग्लादेश। शिन्यू मैत्री अभ्यास भारत और जापान से संबंधित हैं। मैत्री भारत और बांग्लादेश। और धर्मगार्जियन जो कि भारत और जापान से संबंधित हैं। तो ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध अभ्यास है जो कि आपको पता होना चाहिए कि किस देश के बीच में आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया, यह किस राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो पंजाब के 5 बार देखिए मुख्यमंत्री रहे हैं प्रकाश सिंह बादल। हाल ही में अभी देखिए अप्रैल में इनका निधन हो गया। प्रकाश सिंह बादल जो है ये देखिए किस पार्टी के नेता हैं? शिरोमणि अकाली दल के। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, प्रकाश सिंह बादल का हाल ही में निधन हो गया। ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से किसे सम्मानित किया गया? तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से भारत के प्रतिष्ठित उद्योगपति रतन टाटा को सम्मानित किया गया। यह सम्मान जो है विशेष रूप से देखिए व्यापार, निवेश और परोपकार में देखिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में योगदान के लिए दिया जाता है। भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक समूह टाटा समूह के देखिए वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रतन टाटा हैं। रतन टाटा की देखिए और भी उपलब्धियों की बात करते हैं तो भारत सरकार द्वारा इन्हें 2000 में देखिए पद्म भूषण दिया गया था। 2008 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ध्यान रखिएगा, रतन टाटा को हाल ही में ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सलोखा योजना किस राज्य से संबंधित है? तो हाल ही में देखिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा सलोखा योजना जो है वो शुरू की गई है। ये योजना जो है भूमि विवाद को कम करने के उद्देश्य से लॉन्च की गई है। भूमि विवाद से संबंधित है सलोखा योजना। महाराष्ट्र सरकार की कुछ अन्य देखिए इंपॉर्टेंट योजनाओं को भी डिस्कस कर लेते हैं। एक है घरकुल योजना, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी योजना, माझी कन्या भाग्यश्री योजना, महात्मा ज्योतिबा फूले जन आरोग्य योजना, स्वाधार योजना। ये सब देखिए महाराष्ट्र की प्रमुख योजनाएं, तो इनको भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB का पहला विदेशी कार्यालय कहाँ पर खोला जाएगा? तो कहाँ पर खोला जाएगा फ्रेंड्स? पहला विदेशी कार्यालय अबू धाबी में खोला जाएगा। AIIB का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 2016 में हुई थी। वर्तमान में इसमें देखिए 105 सदस्य हैं। वर्तमान में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है? जीन लीकुन। ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए AIIB का एम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? एशिया में स्थायी आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, संपत्ति बनाना और बुनियादी ढांचे में देखिए सुधार करना। क्लियर? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का पहला विदेशी कार्यालय जो है वो खोला जाएगा अबू धाबी में। फसल बीमा योजना के इम्प्लीमेंटेशन के लिए किस राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया? तो किसे प्रदान किया गया फ्रेंड्स? कर्नाटक को। कर्नाटक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को देखिए लागू करने के लिए राज्य द्वारा एक राज्य डिजाइन और विकसित पोर्टल संरक्षण का उपयोग किया जा रहा है। उसी से देखिए प्रभावित होते हुए हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन के लिए कर्नाटक को राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो दिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करते हैं PMFBY की, तो देखिए इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2016 से हुई थी। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फसल बीमा योजना जो है ये किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीटों या फिर रोगों के कारण फसल के किसी भी नुकसान या हानि के लिए संपूर्ण भुगतान की सुरक्षा प्रदान करती हैं। तो ध्यान रखिएगा, फसल बीमा योजना की शुरुआत हुई थी 2016 से और हाल ही में अभी देखिए इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए किस राज्य को? कर्नाटक को राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम VVP कहाँ चलाया जा रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि VVP का देखिए फुल फॉर्म क्या है। तो ध्यान रखिएगा, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की देखिए घोषणा जो है वो बजट भाषण 2022 में की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? चीन और भारत की सीमा पर स्थित उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के गांवों में बुनियादी ढांचे में सुधार करना और आवासीय और पर्यटन केंद्रों का निर्माण करना। देखिए जो VVP प्रोग्राम है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, उसको PM गति शक्ति मेगा परियोजना के साथ में देखिए एकीकृत किया जाएगा, मतलब इंटीग्रेट किया जाएगा। इस पहल का देखिए मुख्य उद्देश्य क्या है? विभिन्न जो आर्थिक क्षेत्र हैं हमारे, उनमें मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करना। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। हाल ही में VVP कहाँ पर चलाया जा रहा है? भारत चीन सीमा पर। ये आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा।
हाल ही में किस राज्य के माना मदुरई मिट्टी के बर्तनों को जीआई टैग दिया गया? तो किस राज्य के? तमिलनाडु के। तमिलनाडु के माना मदुरई मिट्टी के बर्तनों को हाल ही में फ्रेंड्स जीआई टैग जो है वो प्रदान किया गया है। तमिलनाडु का देखिए शिवगंगई जिला जो है वो माना मदुरई मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, माना मदुरई मिट्टी के बर्तनों को जीआई टैग दिया गया, तमिलनाडु से संबंधित हैं। आगे देखिए हाल ही में कुछ ऐसे प्रमुख उत्पाद हैं जिन्हें जीआई टैग दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको भी हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। आदम चीनी चावल देखिए इसे जीआई टैग दिया गया, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। मिर्चा चावल जो है ये बिहार से संबंधित हैं। शरवती गेहूं, रीवा सुंदर राजा देखिए आम, इन्हें जीआई टैग दिया गया, मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। बसोली पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया, जम्मू कश्मीर से संबंधित हैं। नगरी दुबरा चावल देखिए छत्तीसगढ़ से संबंधित हैं। सोलम साबूदाना, मार्तंडम शहद, इनको जीआई टैग दिया गया जो कि तमिलनाडु से संबंधित हैं। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। फुटबॉल का प्रतिष्ठित हीरो सुपर कप 2023 किसने जीता है? तो किसने जीता है? देखिए ओडिशा ने बेंगलुरु एफसी को हराकर तीसरी बार देखिए हीरो सुपर कप 2023 का खिताब जीता है। हीरो सुपर कप का खिताब जीता है। सुपर कप 2023 का आयोजन कहां पर किया गया था? केरल में किया गया था। फाइनल जो हुआ था वो देखिए बेंगलुरु एफसी और ओडिशा के बीच में हुआ था। ओडिशा ने तीसरी बार हीरो सुपर कप का खिताब जीता है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, प्रथम सुपर कप का देखिए आयोजन जो है 2018 में किया गया था, जिसे बेंगलुरु एफसी ने जीता था। क्लियर? यहां पर ओडिशा बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी 29वीं आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 29th इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमेरिकी देखिए शोध संस्था द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा देखिए इस सूचकांक को जारी किया जाता है। हाल ही में 29th इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में भारत को 131वें स्थान पर रखा गया है। भारत को 131वें स्थान पर रखा गया है, 131। सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जो है विश्व के विभिन्न देशों में दी गई आर्थिक स्वतंत्रताओं का तुलनात्मक अध्ययन होता है। पहली बार इस इंडेक्स को 1995 में जारी किया गया था। 29th देखिए इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में कुल 176 देशों को शामिल किया गया था, उसमें से भारत को रैंक दी गई है 131। टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करते हैं इस इंडेक्स में, तो पहले स्थान पर रखा गया है सिंगापुर को, दूसरे स्थान पर देखिए रखा गया है स्विट्जरलैंड को, और तीसरे स्थान पर रखा गया है आयरलैंड को। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस मिनी रत्न कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, भारत सरकार द्वारा देखिए राष्ट्रीय रेलवे कंपनी रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL को मिनी रत्न श्रेणी से नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करते हैं तो यह रेलवे मिनिस्ट्री के तहत आती हैं, और अब यह जो है वो 13वीं नवरत्न कंपनी बन गई हैं। भारत की 13वीं नवरत्न कंपनी कौन सी बनी है? रेल विकास निगम लिमिटेड। क्लियर? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भारत में कितनी नवरत्न कंपनियां हैं? 13 हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्मोक एंड एशेज किसके द्वारा देखिए लिखित पुस्तकें? किसके द्वारा लिखित पुस्तकें फ्रेंड्स? अमिताभ घोष के द्वारा। इस पुस्तक में आत्मकथा, यात्रा व्रत और अफीम के आर्थिक और सांस्कृतिक इतिहास के गहन अध्ययन का संयोजन किया है। अमिताभ घोष जो है भारत के देखिए अंग्रेजी भाषा के साहित्यकार हैं। इनके द्वारा रचित देखिए एक उपन्यास जो है द शेडो लाइन्स के लिए इन्हें 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2018 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था। फ्रेंड्स, अमिताभ घोष से देखिए रिलेटेड क्वेश्चन जो है एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। स्मोक एंड एशेज हाल ही में देखिए इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें जो कि 15 जुलाई के आसपास प्रकाशित की जाएगी। ओके, इनके द्वारा देखिए लिखी गई कुछ अन्य पुस्तकों को हम डिस्कस कर लेते हैं। द हंग्री टाइड, सी ऑफ पॉपीज, ये हाल ही में देखिए 2022 SSC में क्वेश्चन पूछा गया था। रिवर ऑफ स्मोक, फ्लड ऑफ फायर, गन आइसलैंड, जंगलनामा, ये इनके द्वारा लिखी गई कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, इनको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2023 में कितने व्यक्तियों को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार या ग्रीन ऑस्कर प्रदान किया गया? तो फ्रेंड्स, कितने व्यक्तियों को? 6 व्यक्तियों को। ये पुरस्कार जो है गोल्डमैन एनवायरमेंटल फाउंडेशन द्वारा पर्यावरण की रक्षा के लिए कार्य करने के लिए दिया जाता है। 2023 में 6 लोगों को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ब्राज़ील के एलेसेंड्रा कोराप, जाम्बिया के चिल्कवा मुम्बा, डेलिमा सिलालाही, डाइने विल्सन, टेरो मस्टन और तुर्की के जाफर किजिलकाया को
तो ये 6 व्यक्ति हैं जिन्हें देखिए गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार मतलब ग्रीन ऑस्कर से सम्मानित किया गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दुनिया का दूसरा सबसे गहरा ब्लू होल किस महासागर में स्थित है? किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर में। दुनिया का दूसरा सबसे गहरा ब्लू होल जो है हाल ही में देखिए मैक्सिको में चेतुमल खाड़ी जो कि अटलांटिक महासागर के समीप है, देखिए उसमें खोजा गया है, जिसकी गहराई कितनी है? 900 फीट है। इस ब्लू होल का नाम जो है वो तामजा रखा गया है। तामजा का मतलब होता है गहरा पानी। दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल जो है वो दक्षिण चीन सागर में है, जिसका नाम है ड्रैगन होल। इसे साल 2016 में देखिए खोजा गया था। इसकी गहराई की बात करते हैं तो तकरीबन 980 फीट है। ब्लू होल की बात करते हैं तो देखिए एक बड़ी समुद्री गुफा या सिंक होल होता है जो सतह की तरह से खुला होता है। ध्यान रखिएगा, दुनिया का दूसरा सबसे गहरा ब्लू होल किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर में। वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? तो कहां पर किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देखिए नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 6वें वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 का उद्घाटन किया गया। इस सम्मेलन में दुनिया भर के देखिए स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ साथ पश्चिमी एशिया, सार्क, आसियान और अफ्रीकी क्षेत्रों के देखिए प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 जो था ये 2 दिवसीय सम्मेलन था, जिसका मकसद क्या था? पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के उद्योगों के बीच वैश्विक सहयोग और साझेदारी को विकसित करना। तो ध्यान रखिएगा, वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? हर साल 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे जो है वो मनाया जाता है। कब से देखिए ये मनाया जा रहा है? वर्ष 2000 से देखिए प्रतिवर्ष 26 अप्रैल को ये दिवस जो है वो मनाया जा रहा है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे जो है ये बौद्धिक संपदा के महत्व पर प्रकाश डालता है, जैसे कि कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, इन सब के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से इस दिवस को मनाया जाता है। 2023 में देखिए इस दिवस की थीम क्या थी? वुमेन एंड आईपी एक्सेलरेटिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, ये इस बार की थीम थी। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अप्रैल के देखिए कुछ इंपॉर्टेंट दिवस को हम डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। देखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम क्या थी? हेल्थ फॉर ऑल। विश्व होम्योपैथी दिवस की बात करते हैं तो 10 अप्रैल को मनाया जाता है। BR अम्बेडकर की जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है। विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल। नेशनल सिविल सर्विसेज डे 21 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड अर्थ डे जो है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम क्या थी? इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस जो है वो 23 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती दिवस 24 अप्रैल को और विश्व मलेरिया दिवस जो है वो 25 अप्रैल को मनाया जाता है। खोंगजोम दिवस का आयोजन किस राज्य में किया गया? खोंगजोम दिवस का आयोजन जो है देखिए किस राज्य में किया गया? मणिपुर में। हर साल 23 अप्रैल को मणिपुर में खोंगजोम दिवस जो है वो मनाया जाता है। 1989 के देखिए एंग्लो मणिपुर युद्ध के दौरान खोंगजोम की लड़ाई में मणिपुर की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध सर्वोच्च बलिदान देने वाले योद्धाओं की याद में दिवस जो है वो मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, खोंगजोम दिवस जो है वो हर साल 23 अप्रैल को मनाया जाता है मणिपुर में। भारत के लिए कच्चे तेल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बना है? तो फ्रेंड्स देखिए फाइनेंशियल ईयर 2023 में रूस जो है वो भारत के लिए कच्चे तेल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश है। यहाँ पर देखिए रशिया बिल्कुल सही आंसर होगा। भारत के देखिए इंपॉर्टेंट कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता देश की बात करते हैं तो पहले नंबर पर देखिए आता है रूस, दूसरे नंबर पर आता है सऊदी अरेबिया और तीसरे नंबर पर आता है इराक। सबसे ज़्यादा देखिए कच्चा तेल जो है भारत रूस से इंपोर्ट करता है। यहाँ पर एक चीज़ और देखिए इंटरेस्टिंग, ध्यान रखिएगा कि भारत जो है वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता और आयातक देश है, इंपोर्टर है। भारत अपनी ज़रूरत का 85% कच्चा तेल जो है वो आयात करता है, इंपोर्ट करता है बाहर से। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल फ्रेंड्स 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है वो मनाया जाता है। इस साल देखिए 13वां राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है वो मनाया गया। मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से 24 अप्रैल 2023 को मध्य प्रदेश के रीवा में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस को आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया गया। इस बार की थीम क्या थी? आज़ादी का अमृत महोत्सव, समावेशी विकास, अमृत महोत्सव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ये इस बार की थीम थी। कब से मनाया जा रहा है पंचायती राज दिवस? 2010 से देखिए हर साल
पंचायती राज दिवस जो है वो मनाया जाता है। अगर हम बात करें कि क्यों मनाया जाता है, तो संविधान के देखिए 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा जो है वो प्रदान किया गया था। उसी की स्मृति में हर साल 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस जो है वो मनाया जाता है। पंचायती राज की बात करते हैं तो हमारे देखिए संविधान की 11वीं अनुसूची में इसका उल्लेख ही देखने को मिलता है, जिसमें कुल 29 विषय जो है वो शामिल हैं। तो ध्यान रखिएगा, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर हमारे 24 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो है वो कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने देखिए ध्यान से वीडियो को देखा होगा और डेली करंट अफेयर में आपने अच्छे से देखिए इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व भी किया होगा। तो एक आपका क्विक रिवीजन था। अगर आपको इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना है और क्विज की प्रैक्टिस करना है तो इसके लिए आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर देखिए आपको इसका ऑप्शन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।